हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में जाना था, यानी कि सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं मैक्सिमम होते हैं, उसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। सॉलिड होते हैं रिजिड होते हैं, वो इनकम्प्रिहेंसिबल होते हैं। और सॉलिड में हमारा कोई फ्लूइडिटी गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि गैस और लिक्विड के कंपेयर में। तो आज हम जानते हैं थोड़े स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं आज हमें टाइप्स, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉलिड में चलेंगे। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए जो मैटर होते हैं वो अपने अवस्था का जो परिवर्तन करते हैं, यानी अपने जो जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था जो परिवर्तन करते हैं उसके बारे में इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने की एक टॉपिक है। अच्छा है, हमारे एग्जाम में अच्छे से 1-2 नंबर इससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इतनों चेंज कैसे करते हैं आपको बताते हैं हम। देखिए सॉलिड हो गया, ये लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो गया, लिक्विड हो गैस हो गया, यानी कि यहाँ पर इसको हीट गेन किया। ये आप अगर सॉलिड को आप हीट दीजिएगा तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को आप हीट दीजिएगा तो वो गैस बन जाएगा। और देखिए अगर आप गैस को कूल कीजिएगा तो लिक्विड बन जाएगा, अगर आप लिक्विड को कूल कीजिएगा तो सॉलिड बन जाएगा, अति सॉलिड बन जाएगा कूल कीजिएगा इसको, तो ये हमारा होता है। और देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, जो सॉलिड से लिक्विड बनता है, जो सॉलिड से लिक्विड बनता है, इसको हमें एक और भाषा में बोलते हैं, इसको मेल्टिंग बोलते हैं हम, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। और जो हमारा लिक्विड से गैस बनता है, जो लिक्विड से हमारा गैस बनता है, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण। और जो हमारा गैस से लिक्विड बनता है, हमारा जो गैस होता है वो लिक्विड बनता है, यानी इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे बादल देखते होंगे, जो गैस होता है ऊपर जाता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, जिससे हम लोग बारिश होता है उसको हम कंडेंसेशन फॉर्म में होता है। वो आप अगर आपसे कोई पूछे कि जो बारिश होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन होती है या कंडेंसेशन होती है, तो आप उसमें कंडेंसेशन बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर कूल की जगह एक और बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। देखिए अगर गैस डायरेक्ट चेंज हो रहा है लिक्विड में तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में तो इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। इससे आप पानी को, लिक्विड को आप जमाते होंगे वाटर को, तो लिक्विड होता है, उसको फ्रीज करना तब ना वो सॉलिड बनता है, इसलिए इसको हम कूल को सेकंड परिभाषा में फ्रीजिंग बोल दिए। ये हमारा टॉपिक हुआ। तो देखिए इसमें जो आप टॉपिक तीनों देख रहे हो, लग रहा है कि आपका सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने कुछ गौर किया होगा इसमें कि अगर हम लेफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट है, इधर हम राइट मानते हैं, इधर राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो आपने एक चीज़ अनुभव किया होगा कि इसमें हीट गेन हो रहा है। हीट गेन कैसे हो रहा है, जिस सॉलिड से लिक्विड बना, यानी सॉलिड को आप कुछ हीट दीजिए तभी ना आप लिक्विड बनेगा। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को कुछ उसको हीट चाहिए तभी तो लिक्विड बनेगा, अगर नहीं हीट दीजिएगा तो फिर तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, बर्फ़ ही रहेगा। इसलिए यहाँ हीट दिया, यानी कि हीट यहाँ गेन हो रहा है, हीट गेन हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जब हीट गेन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक बोलते हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ये भी चीज़ आपने जान लिया, इंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं इस प्रोसेस में तो आप देख रहे हो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हीट का गेन हो रहा है। और उल्टा इसको देखिए, अगर आप इसको आप नोटबुक नोट कर लें, इसके नीचे नोट कर लें, अगर आप राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं, यानी आप राइट से आप लेफ़्ट आ रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो हीट है इसमें लॉस हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। देखिए अगर गैस है उस लिक्विड में आ रहा है तो अपने हीट को लॉस कर रहा है, यानी कूल कर रहे हैं उसको, यानी हीट का अपना लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर हीट लॉस हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। तो हीट लॉस को हम एक हीट लॉस जो अगर कोई यानी कोई सब मैटर है, यानी हीट अपना लॉस कर रहा है, तो उसको हम एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, तो इसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
यूथेरिक प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो चलिए आज हमारा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमने जान लिया। तो चलिए अभी हम इसके बारे में चलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड बारे में जानते हैं। तो देखिए टाइप्स सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक दूसरा होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस को दो एमॉर्फस का एक नाम और है, उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये हमारा आज का टॉपिक था, टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो लिख लेंगे, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के पढ़ रहे होंगे। और जो सेकेंड होता है ये हमारा होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठोस बोलते हैं। तो हम जानते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों के बारे में डिफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं। तो देखिए जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसको हम एक नेम से और बुलाते हैं, उसको ऐसे बोल सकते हैं नॉन एमॉर्फस सॉलिड, इसको हम बोलते हैं नॉन एमॉर्फस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, सॉरी CRYSTALLINE, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोलते हैं। अब हम दोनों का डिफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि किस किस मैटर को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और हम किस मैटर को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ये हम जानते हैं डिफिनेशन के थ्रू। आप नोट करें अपने नोटबुक्स में। तो हमने पहला जाना था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, CRYSTALLINE। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो अरेंज होता है एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, यानी किसी चीज़ का यानी कि उसका पार्टिकल्स है किसी या फिर क्यूबिकल शेप हो गया या किसी और शेप में किसी अरेंज्ड है, यानी उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी शेप उसका बन गया कि उसका एक निश्चित शेप यानी उसका एक फिक्स्ड शेप है। तो ये डिफिनेशन समझते हैं, द सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in definite geometrical pattern, ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए जो हिंदी बोर्ड के बच्चे मैं बोलता हूँ वो लिख लेंगे अपने से डिफिनेशन कि वह वैसा ठोस जिसके अवयवी कण किसी खास निश्चित ज्यामितीय क्रम में अवस्थित होते हैं उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, यानी कि द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं किसको, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, पहले अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड ZnS बोलते हैं। और हमारा क्वार्ट्ज आ गया QUARTZ, क्वार्ट डायमंड। देखिए इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जरूर कुछ आते हैं। ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज डायमंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन, आयरन, कॉपर, फास्फोरस,
फास्फोरस, अति कॉपर, फास्फोरस, आयरन, ये हमारे होते हैं। एक सल्फ़र होता है हमारा, सल्फ़र होता है। यानी कि ये हमारे जो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमने जाना कि पहला था हमारा सोडियम क्लोराइड, दूसरा था पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा था जिंक सल्फाइड, चौथा हमारा क्वार्ट है, और पांचवा डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, आयरन है, कॉपर है, फास्फोरस है, सल्फ़र है। इस बारे में हमने जाना है। तो हमने ये जाना है कि जो भी जैसे NaCl है, NaCl क्या चीज़, कंपाउंड है, ये भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। देखिए सब डिफिनेशन है, जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये जो एग्जांपल है आप जरूर इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जांपल होता है। ये हमारे एग्जाम में बहुत ही इससे कन्फर्म 1-2 नंबर जरूर पूछे जाते हैं, जरूर इससे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ये आपने देख लिया, जो भी हिंदी बोर्ड के जो भी मेरे दोस्त पढ़ रहे होंगे वो ये सबको अति इंग्लिश में लिखो तो अच्छा रहेगा। सेकेंड जो हमारा है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? देखिए उसमें था क्या चीज़, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न था, यानी किसी खास ज्यामितीय अवस्था थी उसकी। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल माने कि इसका इनडिफिनिट है, इसका डिफिनिट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, आप भी साथ में लिखें, द सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in indefinite geometrical पैटर्न, इंडेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये हमारा होता है। देखिए द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, उसे हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। देखिए एमॉर्फस सॉलिड में उसको जो एग्जांपल के बारे में जानते हैं हम, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। चलिए आप इसे नोट करें। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए अब इसके हम आगे चलते हैं। देखिए जो ग्लास होता है, जो रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ये तीनों को जरूर याद कर लें। ये तीनों एग्जाम में बहुत इसका वेरिएशन होता है, इसको आने का होता है, जरूर याद कर लीजिए। ये तीनों ये भी एग्जाम के लिए क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है फिजिकल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के लिए। मैंने आपको पहले सिलेबस में आपको बताया था मैंने, तो इसको आप जरूर एग्जाम्पल का जो जरूर आप याद कर लें। तो इसके अब हम आगे चलते हैं। आपने टाइप्स देख लिया, और जो हिंदी माध्यम को लिखेंगे, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण किसी खास ज्यामितीय क्रम में अवस्थित नहीं होते हैं, उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड, यहाँ मैंने कॉल्ड लिखना भूल गया, कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड आपने एग्जांपल देखा होगा, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, etc। ये आपने देख लिया। तो चलिए अब जो हम डिस्कस करते हैं इसके आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया किसे कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, किसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के इसका एक नेम और है, आप जरूर नोट कर लें कॉपी में, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको कहीं एग्जाम में ये आ सकता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप वहाँ पर लगेगा कि हम तो पढ़े नहीं हैं भाई। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोलते हैं।
देखिए हमारा एक टॉपिक और है इसमें, सॉलिड में एक टॉपिक और है हमारा। एक होता है हमारा आइसोट्रोपिक सबस्टांस, एक होता है अनआइसोट्रोपिक सबस्टांस। तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक। समदैशिक एक विषमदैशिक होता है, वो हम कल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा लेक्चर 2 था, इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, एमॉर्फस किसे कहते हैं। तो आप जरूर नोट कर लें, इस सब का अपने नोट्स बुक नोट कर लें, और मैं आपको मैंने लेक्चर बाय लेक्चर में आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, और ये हमारा यूट्यूब हमारा फ्री रहेगा। तो चलिए हम कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिले। चलिए आज के लिए इतना ही।